Indian actions violate the resolutions of the United Nations Security Council on Jammu and Kashmir. They clearly prescribe, the resolutions clearly prescribe that the final disposition of the disputed territory should be decided by its people. A destabilized, a chaotic Afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists. There is only one way to go. We must strengthen this current government. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और अभी जो आप वीडियो क्लिप देख रहे थे उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यूनाइटेड नेशन के जो जनरल असम्बली का सेशन था उससे वो वर्चुअल खिताब कर रहे थे। 76 ये इजलास था जिसमें उन्होंने वर्चुअल खिताब किया। 25 मिनट के दौरानी की तकरीर या खिताब जिसको आप कहें, उसमें उन्होंने सबसे जो इम्पोर्टेंट था कोविड से उन्होंने शुरू किया, क्लाइमेट चेंज पे बात की, कश्मीर के मसाइल पे बात की, इंडिया को एक्सपोज किया और एक दफ़ा फिर ये बताया कि इन तमाम जो कश्मीर का असल में जो मजालिम हो रहे हैं उसको लेकर कि इसकी आज़ादी का वाहिद हल ये है कि वो करारदाद जो नेशनल असम्बली ने यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली ने दी है उस पर अमल दरामद हो। उसके साथ साथ बात डेफिनेटली अफ़गानिस्तान की भी हुई और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने की भी बात हुई कि ये अमन की तरफ पहला कदम है। उससे पहले हमने देखा कि न्यूज़ वीक में एक आर्टिकल भी उन्होंने लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान पार्टनर हो सकता है पीस में। ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी उन्होंने बात की कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो तरक्की पजीर ममालिक से जो रकम वहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग में या इलीगल तरीके से, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है जो आगे जाके तरक्की पजीर ममालिक के सामने आता है। इन तमाम चीज़ों पे ज़रा हम अपने आज पैनलिस्ट से ही बात करेंगे। हुकूमत की अगर हम यहाँ पर बात करें, लोकल पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, तो यके बाद दीगरे हुकूमत किसी न किसी महाज को खोल कर बैठती है। PMDA का मामला हुआ, यानी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उस पर वो बंद गली से आए बादशाह निकली। उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अपोजिशन से फाइनली अच्छी खबर ये है कि एक साथ बैठने पर बात करने पर तैयार हो गए। अभी ये पूरा मैच्योर नहीं हुआ था तो एक और ऑर्डिनेंस की तैयारी जो सुनने में आ रही है कि नैब चेयरमैन की तकर्री और शहबाज शरीफ यानी अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस के आपस की मशावरत से होती है, उस पर भी हुकूमत तैयार नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब से वो मशावरत करे। इसलिए सोचा ये जा रहा है हुकूमती हलकों में कि इन्हीं जो चेयरमैन नैब है उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको कंटिन्यू किया जाए या एक्सटेंशन दी जाए, ऑल्दो कि ये नॉन एक्सटेंडेबल पोस्ट होती है। इन तमाम चीज़ों पे बात करूंगी। जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद होंगी, फ़ारूक हबीब साहब वज़ीर इत्तलात और नशरियात, और मलिक अहमद ख़ान साहब तर्जुमान शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून। लेकिन उससे पहले अहमद बिलाल सूफी साहब, प्रेसिडेंट पिलडेट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेशन डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, CEO हैं उसके, हमारे साथ मौजूद हैं। हम ज़रा बात करते हैं उनसे कि मसला क्या है, लेजिस्लेशन से हुकूमत इतना घबराती क्यों है और फिर कानून साजी के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा क्यों बार बार लेती है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल सूफी साहब। अहमद बिलाल महबूब साहब, माजरत के साथ अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं आपका एक डॉन में आर्टिकल भी पढ़ रही थी जो आपने मेरे ख्याल 21 सितंबर को लिखा है, और उसमें आपने लेजिस्लेशन फेसेस 4 की चैलेंजेस टुडे आपने लिखा। नो वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ अपोजिशन, ओवर रिलायंस ऑन ऑर्डिनेंसेस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सटर्नली डिक्टेटेड लेजिस्लेशन, चैलेंजेस टू लेजिस्लेशन में। सर ये बताएं, ये जो ओवर रिलायंसी और ऑर्डिनेंसेस है इसकी वजूहात क्या है? जिसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि अगर आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए से लेजिस्लेशन करेंगे तो आपको असम्बली के अंदर भी और असम्बली की कमेटी के अंदर भी और फिर सेनेट में और सेनेट की कमेटी के अंदर भी लोगों को एतमाद में लेना पड़ेगा, उनके साथ अपनी बात रीज़न के साथ पेश करके उनको कायल करना पड़ेगा। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें वक्त भी लगता है, इसमें मेहनत भी लगती है। और इसमें एक मसला ये भी है कि इस मेहनत और इस वक्त के अलावा कि सेनेट के अंदर हुकूमत की वो मेजॉरिटी नहीं है जिसकी उसको पास करने के लिए किसी लेजिस्लेशन के लिए ज़रूरत है। अगरचे वो उसका रास्ता ढूंढ लेते हैं एक जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए, वहाँ पे उनकी हो जाती है, इसलिए उनको डर होना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कंसल्टेशन, कायल करने की कोशिश, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई अच्छी बात है तो उसको लेके अपने कानून को इम्प्रूव कर लेना, ये सारे काम
करने में ज़रा मेहनत पड़ती है, और उमूमन हुकूमतें ये मेहनत वाला काम ठीक है ठीक है, क्योंकि अपने मौक़िफ़ में आपको मुशावरत करनी पड़ती है, और मुशावरत जब आप करते हैं तो डेफिनेटली कंसेंसस डेवलप अगर करना है तो फिर उनकी भी सुनी जाती है और अपनी भी मनवाई जाती है, मतलब ताली पे दोनों हाथों से ही बजती है। मैं ज़रा आना चाह रही हूँ कि नैब के चेयरमैन की तकर्रुरी के मामले पे, ऑल्दो कि हम आप सब जानते हैं, जाहिर सी बात है कि वो अनएक्सटेंडेबल एक पोस्ट है। अब हुकूमत जो है वो एक दफ़ा फिर, जिस से आपने कहा कि मुशावरत से कतराती है या उसमें मेहनत लगती है या कायल करने से, तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर अपोजिशन लीडर यानी शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत से कतराने की वजह से हल्कों में अब ये बात हो रही है ज़रा ऐसे कि जी उन्हीं की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी, और चूंकि वो अनएक्सटेंडेबल पोस्ट है तो फिर एक सदारती ऑर्डिनेंस आ जाएगा। सर, इस किस्म के जो सदारती ऑर्डिनेंस आते हैं वो कहाँ किस तरह से चैलेंज हो सकते हैं, और प्लस ये कि उनकी फिर अहमियत कब तक और कितने दिन तक के लिए होती है? देखिए, ये सदारती ऑर्डिनेंस को वही हैसियत हासिल होती है जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को हासिल होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। लेकिन अगर कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा हो तो उसको क्वेश्चन किया जा सकता है, अदालतें उसके बारे में रिव्यू कर सकती हैं, ये उनका हक हासिल है, ख़ासतौर पे सुप्रीम कोर्ट को। तो अब ये चूँकि बज़ाहिर ऐसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये कानून की भी खिलाफ वर्जी होगी, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं उनके भी ख़िलाफ़ होगा बात, अगर ये कंसल्टेशन ना करें और अगर ये कानून के अंदर तरमीम इस तरह से कर दें कि जो नॉन एक्सटेंडेबल टर्म है वो एक्सटेंडेबल हो जाए, या रीअपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाए, सॉरी रीअपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन नैब हो जाए, तो इन दोनों सूरतों में चैलेंज होगा। और बाज़ाहिर तो मुझे ये लगता है कि ये ऐसा करना बहुत कमज़ोर विकेट पे खेलना होगा, और शायद अदालतों के अंदर जब ये चैलेंज हो तो गालिबन इसको मनसूख कर दे अदालतें, और ये हुकूमत को गालिबन किसी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़े, क्योंकि अदालतें एक बार नहीं कई बार इस कंसल्टेशन पे एम्फसाइज कर चुकी हैं, और ये इसका बुनियादी फ़लसफ़ा है कि नैब ने अपोजिशन को भी डील करना होता है, हुकूमत को भी डील करना होता है, इसलिए उसके चेयरमैन को न्यूट्रल आदमी होना चाहिए जो दोनों की कंसल्टेशन से ही अपॉइंट हो। और आपको ये मालूम है कि कंसल्टेशन की भी जो तरमीम थी ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद इसको लाया गया था, और इसको फिर दो दूसरे मुकदमों में रीएम्फसाइज किया गया था, जिसमें कंसल्टेशन की तारीफ भी कर दी गई थी कि बामानी होनी चाहिए कंसल्टेशन, ऐसे रस्मी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो चेयरमैन नैब मुशावरत से हो, फिर ऐसे भी करार दिया गया था इसमें से कि कंसल्टेशन प्रॉपर नहीं हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब हमसे बात करने का, और इसी पर हम फर्दर डिबेट करेंगे जब हमें एक ब्रेक लेती हूँ, और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे फ़र्रुख हबीब साहब और मलिक अहमद खान साहब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और फ़र्रुख हबीब साहब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात और मलिक अहमद खान साहब तर्जुमान शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून, दोनों शख्सियात हमारे प्रोग्राम में सब मौजूद हैं, दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। फ़र्रुख हबीब साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी, लेकिन ज़रा वह अपोजिशन का पहला हक भी बनता है, आपको तो जवाब देना है। तो मलिक अहमद खान साहब, जो रात में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का सेशन था, इजलास था, उससे वज़ीर आज़म ने खिताब किया, यकीनन आपने भी सुना अपोजिशन का, उस पर रिएक्शन आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमेशा अपोजिशन ये बात करती है कि वो कोर इशूज़ जिसमें ख़ासतौर पे भारत को एक्सपोज करना भी शामिल है, और भारत जो कश्मीर पर मज़ालिम ढा रहा है उसको भी करना शामिल है, या गैर कानूनी तौर पर जिसने कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है। कल इन दोनों चीज़ों पर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई है, खिताब में वो दोनों चीज़ें शामिल थी। आप मुतमईन हैं, आपसे मुराद अब अपोजिशन? जी देखिए, हमें इस बात से तो बुनियादी तौर पे कि तकरीर में क्या है, हमें अमल से मसला है। हमने देखना ये है कि आपकी जो भी अगर आपने तकरीर की है और उसमें आपने वो तमाम नुकात उठाए हैं जिनके ऊपर हमारे कंसर्न्स हैं, यानी कश्मीर यूनिलैटरली हिंदुस्तान ले चुका है,
पाकिस्तान की उस पर जो पोजीशन है वो तो आपके भी सामने है, मुझे भी इल्म है, और अगर प्राइम मिनिस्टर ने वो रीट्रेट की है, लेकिन उसके हासिल हसूल क्या हैं, उसके नताइज क्या निकले हैं? क्या वहाँ पर कश्मीरियों पे कोई मज़ालिम की कमी में अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से कोई उस आवाज़ को उठाए जाने के नतीजे में कोई अमली इक़दाम किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे? ये हमारा कंसर्न है। क्या उस तकरीर के नतीजे में सर अमली इक़दाम करने के लिए वो शहरियार राफिदी गए थे ना, वो हमने मैनहट्टन की स्ट्रीट पे वो सर वो इक़दाम कदम ही तो उठा रहे थे। नहीं वो आप दुरुस्त कह रही हैं। मेरा ख्याल है कि शरियार साहब को वो जो उन्होंने वहाँ पे वीडियो वायरल की है, पता नहीं उनके ज़हन में क्या चीज़ थी और वो किस लिए गालिबन उस वीडियो पे उन्होंने उसको इतना ज़रूरी समझा कि उसको ज़रूर वायरल कर दें, और वो वहाँ पे जो बेघर अफराद की वो मदद करना चाह रहे थे। तो अच्छा था कि कोई हुकूमत की जानिब से फंड्स भी वहाँ पे देते आते, देखते को रास्ता। अच्छा मैं ज़रा ऑनलाइन नोट मैंने बात कर ली, लेकिन फ़ारूक हबीब साहब एक तो ये बात कि जिस तरह से मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि तकरीर भी हो जाती हैं, जिक्र भी हो जाता है, लेकिन अमली इक़दामात नहीं होते। दूसरा मैं चाहूँगी कि ज़रा ये जो मुझे नहीं पता कि आप लोग का कोई रब्ता हुआ बाज़ाब्ता तौर पे शहरियार आफरीदी साहब के साथ, उनसे ज़रा पूछा कि भाई ये क्या था, मतलब क्या था? देखिए मैं पहले तो बात कर लूँ, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा संजीदा मामला है हमारा ये अक़वाम मुत्तहिदा पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कश्मीर का मुकदमा पेश किया है और उन्होंने इस पोजीशन को दोबारा दोहराया है। आज तक जो है वो किसी ने आलमी फोरम के ऊपर RSS की बात नहीं की, जो असल में मोदी जिसके पैरोकार हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसकी को बुनियाद बनाकर वो भारत में हिंदू सिख मुस्लिम लड़ाई करवा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करवा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसके ऊपर पूरा उन्होंने अपना मोदी का जो दौरा अमेरिका है इस अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के दौरान उन्होंने इसके ऊपर पूरी अपनी स्टेटमेंट जारी की है, वहाँ पर होने वाली ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सैयद अली गिलानी की जो मैयत के साथ उन्होंने सलूक किया उसका भी उन्होंने इज़हार किया कि उनको इस्लामी रसूमात के तहत शोहदा के कब्रिस्तान में भी दफनाने की इजाज़त नहीं दी। इतनी तंग नजरी है मोदी की जानिब से वहाँ पर। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं तो मीडिया उसके ऊपर लिखता है, उसके ऊपर जो है वो अपना एक व्यू कायम करता है। और आपने ये देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते में BBC ने CNN ने आज न्यूज़ वीक के कवर पेज के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की कल उनका छपा हुआ था, आज उनका एक और वहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर उनका जो है वो फ़ारूक हबीब साहब ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर जब बात करते हैं तो इंटरनेशनली उसको नोटिस किया जाता है। ठीक है, ठीक है, डोजियर्स तो पहले भी दिए हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। इवन तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ज़माने में भी भारत पर कश्मीर पर ये डोजियर्स देना कोई पहली दफ़ा की कोई फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन सवाल ये है जो मलिक अहमद खान साहब ने भी उठाया है कि सवाल असल में ये है कि इसके बाद क्या, तकरीर के बाद क्या, अमली इक़दामात के लिए क्या? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आपकी हमेशा जो है वो एक पोजीशन होती है, उस पोजीशन को आप री इन्फोर्स करते हैं इन आलमी फोरम्स के ऊपर। और पाकिस्तान ने हर मौका के ऊपर, चाहे कोई भी आप देखें, हालिया दिनों के अंदर ये बार बार कहते थे पाकिस्तान खारजी सतह पे तनहा हो गया। हालिया दिनों में 2 बार सदर पुतिन का जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को टेलीफोन का आना, रूस के साथ आपके वो ताल्लुकात नहीं थे जो आज आपके ताल्लुकात उनके साथ कायम हो रहे हैं। आपका इटली के वजीर खारजा, स्पेन के वजीर खारजा, नीदरलैंड के वजीर खारजा, कतर के वजीर खारजा, दुनिया के बेशुमार ममालिक के वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया, क्योंकि पाकिस्तान इस हवाले से रेलिवेंट है। अफगानिस्तान के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने अमेरिका को आईना भी दिखाया है कि आप एक वक्त में तालिबान आपके भाई थे, हीरो थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, और दूसरे वक्त में आप वॉर ऑन टेररिज्म के नाम के ऊपर जब आप आए, $2 ट्रिलियन खर्च किए, उसके बाद जैसे आप निकले हैं तो अफगानिस्तान ये जो डिप्लोमेटिक फ्रंट्स होते हैं ना माजरत के साथ, मुझे अगर एक्सप्लेन कर लेना। देखिए ना, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स की आप एक्सपर्ट हैं, मैं एक्सपर्ट हूँ। देखिए ना, आप एक्सपर्ट हैं ना मैं एक्सपर्ट, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप भी एक्सपर्ट नहीं है, तो मेरा ख्याल है जितना एक्सप्लेन आपने किया है वो बहुत है। मैं तो खुद अपनी इनएबिलिटी तस्लीम कर रहा हूँ। मैं आपका चैलेंज भी तस्लीम कर रही हूँ कि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है ना? बिल्कुल आप नहीं है, जितना आपने बताया उतना मुझे भी समझ आ गया।
सर आपकी बताई हुई इनेबिलिटी मैं भी तस्लीम कर रही हूँ जो आपने मुझे बताई है। मलिक अहमद खान साहब, जब आप ये बात करते हैं ना कि जी इस फोरम पे वजीर आजम ये बात उठा तो देते हैं, अमली इक़दाम नहीं होते, तो सर अमली इक़दाम से आपकी मुराद क्या है? क्या मतलब चाय पानी लेके दौड़ जाएं, कोई जंग शुरू कर दें भारत के खिलाफ? क्या अमली इक़दाम क्या उठा सकते हैं? आप अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े रह सकते हैं, आप अपने मौक़िफ़ को बारहा फोरम्स पे बयान कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं, मुतालबे कर सकते हैं, व्हाट एज यू एक्सपेक्ट? नहीं, देखिए, नतीजा ये होता है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होता है तो उसकी साइड लाइन्स में आपकी मुलाकातें होती हैं। उसमें जैसे आपके वज़ीर ख़ारजा हैं वो वर्किंग ग्रुप्स में बैठते हैं और फिर जिन लोगों से आप मिलते हैं उनकी तरफ से भी सेम कंसर्न शेयर किए जाते हैं। ये आपकी ख़ारजा पॉलिसी की और आपके मौक़िफ़ की तायद होती है। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर जो जनरल असम्बली है उसकी ज़ैली कमेटियों में उन मामलात को लेकर आते हैं और वो ज़ैली कमेटियाँ उन ममालिक के उन डेलीगेशंस के ऊपर मुश्तमिल होती हैं जो कि उस अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में वो फिर आगे एक फर्दर रोड मैप देती हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसको अडॉप्ट करने के बाद आपकी स्पीच के नताइज आने चाहिए। अगर आपकी स्पीच के नताइज नहीं आते और आप वहाँ पे अपने लिए सपोर्ट मस्टर नहीं करते, आप वहाँ पर डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स के नतीजे में कोई एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं करवाते और उसके बाद जो मसला आप उठा रहे हैं बाकी तमाम दुनिया के ममालिक उसमें से कोई भी उस पर कोई स्टेटमेंट आपके साथ मिलकर शेयर नहीं कर रहा, तो फिर उसके नताइज ये होते हैं, यानी उसको ये तस्वर किया जाता है कि अमली इक़दाम उसके ऊपर कोई नहीं हो सके। ये आज कोई सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप जाकर अब फौरी तौर पे जंग, मैं तो आई एम अ नॉन वॉर पर्सन, कभी भी किसी जंग की मेरे ख्याल में तो आज जो चीज भी है बातचीत के साथ होनी चाहिए। बातचीत के साथ सर ब्रेक लेने दें ब्रेक से साथ ही तो जरा जो भी नेशनल पॉलिटिक्स उस पर बात करते हैं और जो हमने बात की थी अहमद बिलाल साहब से, उस पर भी ज़रा इनकी अपने आप गवर्नमेंट की भी राय लेते हैं, अपोजिशन की भी राय लेते हैं कि इतना ज़्यादा रिलायंस सदारती ऑर्डिनेंस पे क्यों है। अब दोबारा ये सुना जा रहा है कि इंतखाबी इस्लाहात पे तो बैठ गए बातचीत के लिए, तो एक नया शोशा गवर्नमेंट ने छोड़ दिया कि जी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी, जबकि इस पोस्ट की तोसी नहीं होती। गवर्नमेंट क्या सोचे बैठी है? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते जानते हैं। जी नसीब प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, अभी मैं बात भी कर रही थी अहमद बिलाल महबूब साहब से और उस पर बात हो रही थी कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रिलायंस सदारती ऑर्डिनेंस की तरफ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि जब तक कोई किसी न किसी पॉइंट पे आप उलझाए ज़रूर रखते हैं। ये एक शायद एक रिवायत है जो आप लोग जिसको कायम भी रखना चाहते हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर बड़ी मुश्किल से एक टेबल पर बैठे बातचीत का आगाज़ हो रहा है या होने जा रहा है, तो अब आप चेयरमैन नैब की तकर्री को मुतनाज़ा बना रहे हैं कि उनके मुझे नहीं पता, आप मुझे कंफर्म कीजिएगा कि क्या हुकूमती हलकों में ये सोच पाई जा रही है कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे दी जाए ताकि मुशावरत से बचा जा सके? देखिए, दो चीज़ें हैं। ये तो अभी आप बता रही हैं कि मुतनाज़ा बना रहे हैं, ये आपका व्यू हो सकता है, लेकिन अभी तक जो है वो इस किस्म का कोई, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस किस्म का कोई भी हतमी फैसला नहीं है। आइंदा आने वाले हफ्ते में इसके ऊपर जो है वो मुशावरत होगी और एक फैसला होगा, वो भी जी आ जाएगा। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर फैसला मैंने कहा सोच पाई जा रही है, सोच पाई जा रही है, आपको डिस्कस हो रहा है। मैं जरा मैं अब आपको जो सोच है और जो उसमें हाइल चैलेंजेस हैं और वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर क्या मामला है। बुनियादी तौर पे मामला ये है कि एक एहतसाब नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, याद होगा कि एहतसाबुर रहमान साहब को एहतसाब कमीशन का हेड लगा दिया था, जिसके साथ सारी दुनिया को पता है कि उनके ज़ाती ताल्लुकात भी हैं और अब आपने देखा कि उनकी हालिया दिनों में उनके साथ रिश्तेदारी भी हुई है और वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। खैर, वो उनका अपना पर्सनल मामला है। जहाँ तक रहेगी बात एहतसाब के अमल के हवाले से, इस मुल्क में इक़्तिदार भी आता रहा, इख्तियारात का इस्तेमाल भी होता रहा, लेकिन कभी किसी से एहतसाब नहीं हुआ। अब ब्रॉडशीट केस के अंदर जहाँ पर बैरून मुल्क हुक्मरानों की उस वक्त के नवाज शरीफ जायदादें ढूंढने वो गए, इन्होंने तो एनआरओ कर लिया परवेज मुशर्रफ के साथ, उसको भी इन्होंने नीचे लगा लिया, हालांकि वो वर्दी में थे, ताकतवर थे, सब कुछ थे, लेकिन ब्रॉडशीट के $28 मिलियन आज जो है वो कौम
गई थी, जो उस वक्त की नैब की ड्यूटी थी। लिहाजा 16 साल में नैब ने 200 अरब रिकवर किया, पिछले 4 साल में 540 अरब रुपया रिकवर हुआ। इसका मतलब ये है कि करप्शन इस मुल्क के अंदर हुई और उसमें से 540 अरब रुपया रिकवर भी हुआ, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसके अलावा नवाज शरीफ को सजा हुई, उनको कतली खत पेश करने पे 4 जो बैरून मुल्क फ्लैट्स हैं उस हवाले से वो जस्टिफाई नहीं कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अपीलों में आकर वो पेश नहीं हुए, इनकी सजाएं बहाल हो गई। उन सजाएं बहाली के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, लिहाजा इनकी अपील का राइट खत्म हो गया। अब इनके असासे नीलाम होने जा रहे हैं उस जुर्माने की रिकवरी के हवाले से, और बैरून मुल्क जो इनके फ्लैट्स हैं वो भी आपको ये लगता है कि जो इस वक्त चेयरमैन नैब की जो कामयाबियां आप ये गिनवा रहे हैं, ये इनके अलावा कोई और शख्स कर ही नहीं सकता? मैं सिर्फ अपना आर्गूमेंट कंप्लीट करने लगा हूं। मुझे किसी शख्स के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं एहतसाब के अमल के हवाले से बात कर रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी के अमल के हवाले से। जहां तक रह गई बात अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में, तो ये तो डे 1 से अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के खिलाफ। चेयरमैन नैब की से बताइए कि आप लोग नया चेयरमैन नैब लगाने के लिए नाम ज़ेरे गौर लाएंगे, मुशावरत करेंगे, या आप इनको तौसीह देंगे? देखें उसके ऊपर तो जो एक मिनट नादिया, के ऊपर तो जो कानूनी फैसला होगा वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन क्या मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ जिनके ऊपर खुद केस है और वो रेफरेंस दायर हुआ है, जुर्रा हो रही है केस की, 7 अरब का केस है, पूरी फैमिली मुल्क से इनकी बाहर है, एक भाई ऑलरेडी करप्शन पे जो साथ लिंक थे वो वजीर आज़म थे या वजीर आला थे, तो लिहाजा अब उनसे किस तरह मुशावरत हो सकती है? ये एक ऐसी चीज है यही तो मेरा पॉइंट था। वो आपने, चले खैर, अच्छी बात है, के रास्ते में आपने ग्राउंड बनाया, जाहिर सी बात है, आपने अचीवमेंट गिनवाई। अब मुझे मलिक अहमद खान से जवाब लेने दीजिएगा, फर्रुख हबीब साहब माजरत के साथ। मलिक अहमद खान साहब, अब पॉइंट ये है कि जो बिल्कुल आखिर में बात आई है वो यही है कि चूंकि मुशावरत नहीं करना चाहते शहबाज शरीफ साहब के, और उसकी वजूहत ये बताते हैं कि उन पे करप्शन के केसेस हैं, इसलिए जो इत्तलात आ रही हैं कि हुकूमती हक़ में ये सोच पाई जाती है, अली मोहम्मद साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था ये सोच पाई जाती है, फैसला होना अभी बाकी है। इस फैसले पे आप लोग की कोई रिजर्वेशन होगी, साथ खड़े हो जाएंगे, चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे? जी देखिए, हम तो ये समझते हैं कि अगर ये बुनियादी तौर पे सिर्फ मकसद ये है कि ये एक टोटल वाइड ये क्रिएट कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि जिन मुकदमात की बुनियाद पे ये कह रहे हैं, हम तो उनको जायज़ मुकदमात ही नहीं समझते। और उसकी सनद जो है वो अदालती फ़ैसलों में, जिस भी अदालती फ़ैसले को आप देख लें, वो उसके चाहे वो ख्वाजा साहिबान के केस में, ख्वाजा आसिफ साहब के केस में है, शहबाज साहब के केस में, और किसी जगह पर भी प्रोसीड ऑफ क्राइम अलेज्ड नहीं है। और ये बात अब हम नहीं कह रहे, अदालतें कह रही हैं, और अदालतें कह रही हैं कि नैब लॉपसाइडेड है। अदालतें ये कह रही हैं कि नैब प्रोसिक्यूशन नहीं कर रही, परसिक्यूशन कर रही है। अच्छा, ये तो इसका एक पहलू है कि ये इनका ख्याल है कि हमारे पे मुकदमात हैं तो इसलिए हमारे से मुशावरत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो हमारा ये ख्याल है कि ये मुकदमात क्योंकि गलत हैं और ज़्यादती की बुनियाद पर कायम किए गए हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बार बार ये फैसले दे रही हैं, तो इनका मकसद सिर्फ ये है कि हमें इस कंसल्टेशन के प्रोसेस से, जो कि कानूनी तकाजा इसलिए एलिमिनेट किया जाए कि जो एक नॉन पार्टीजन, ये कंसल्टेशन का मकसद सिर्फ ये था कि कोई एक शख्स अपनी मर्जी के ताबे ऐसा चेयरमैन नाफिज ना कर ले कि जो कि अपने सियासी मुखालफिन को उसको बतौर इंतकाम के इस्तेमाल करे। तो ये जो पिछले 4 साल गुजरे, ये हमने देखा कि एक इंतकामी पोजीशन रही, और मजीद अब अगर ये कोई ऐसा। सर माजरत के साथ मलिक साहब, आप लोग कहीं लगाए हुए थे ना पहले, अपोजिशन लीडर जो थे खुर्शीद शाह साहब वो और नवाज शरीफ साहब की कंसल्टेशन से लगे थे ना, फिर भी अगर ये हुआ तो क्या गारंटी है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा? अगर आप ये समझते हैं ये हुआ तो नहीं। देखिए, कानून गलत नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रैक्टिस कहीं गलत होगी तो उसका मकसद ये है कि आपका कानून एटलीस्ट राइट स्पिरिट में रहना चाहिए। ये अगर कल मैं वज़ीर आज़म था तो अगर आज मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो ये बात तो एक मुसलमा हकीकत है कि आपके साथ ये गवर्नमेंट और अपोजिशन ये वक्त जो है ये इट फ्लिप्स द साइड, ये होता रहता है। लेकिन कवानीन राइट स्पिरिट में बनने चाहिए। कानून की मंशा जो है कि ये लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंसल्टेशन हो। जिन्हें से एक मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अब मसला ये है कि आपका जो एतराज़ है
कि हम लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बात नहीं कर सकते, मुशावरत नहीं कर सकते चेयरमैन नैब की तकर्री पर, क्योंकि उनके ऊपर खुद करप्शन के केसेस है, ऑल्दो के ज़ाहिर है अभी केसेस चल रहे हैं, सज़ा नहीं हुई। दूसरी तरफ फॉरेन फंडिंग केस है वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर, वो केस भी अभी तक चल रहा है, उसका भी अभी फैसला नहीं हुआ, कोई सज़ा नहीं हुई, कोई कन्विक्शन नहीं हुई। तो फ़रूक नसीम साहब कह रहे थे कि अगर कोई केस वज़ीर आज़म पे होगा तो उनसे कहूँगा कि वो भी इसमें होता तो मुशावरत में शामिल नहीं हो, तो केस तो है खान साहब पे। देखें, बात यह है, फॉरेन फंडिंग केस क्या केस है, उसको जिसने दायर किया वो भी उसको फॉरेन फंडिंग नहीं कहता, वो उसको प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस कहता है, ममनुआ ज़राए का केस। थोड़ा अगर आप लोग स्टडी कर लें तो आपको पता होगा फॉरेन फंडिंग वो होती है। अच्छा चले जी, ममनुआ ज़राए का केस तो है सर जी, सुन लें। ममनुआ ज़राए का जो केस है वो केस तमाम जमातों के ऊपर है, और वो केस एक केस नहीं है, वो वैसे ही इलेक्शन कमीशन की फंक्शनलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके एक्ट में लिखा हुआ है कि जो जमात हर साल अपने गोशवारे जमा करवाएगी, उन गोशवारों के सोर्सेज भी पूछने हैं, उनके इनकम भी चेक करनी है, एक्सपेंडिचर भी चेक करने हैं। ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं। वो पीएमएलएन के ऊपर भी वही केस है, पीपल्स पार्टी पे भी वही केस है, जेयूआई पे भी वही केस है। भूल रहे हैं कि एस अकबर बाबर ने एक मिनट इमरान खान साहब पर पेश हो, वो नहीं होते। आप बात को नहीं फॉलो मेरी कर रही। आप अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला उठाएं ना, 2017 के अंदर जो हनीफ अब्बासी केस के अंदर आया था, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़े लिखा हुआ था कि ये आइन के आर्टिकल 17 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी के विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उनके गोशवारों को देखना है। अगर अकबर एस बाबर ने केस दायर कर दिया या मैंने पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के खिलाफ केस दायर कर दिया, अगर हम ना भी दायर करते तो ये फिर भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। यहाँ पर मामला है करप्शन का, चोरी के पैसे का, अवाम के टैक्स पेयर के पैसे का। वहां आप कह रहे हैं कि आप एक इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी के अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो ममनुआ ज़राए से आए हैं। हमने उसका रिकॉर्ड 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड दे दिया, 16 वॉल्यूम दे दिए हमने। वहां पर स्क्रूटनी कमेटी के पास तमाम अपनी स्क्रूटनी मुकम्मल करवा ली, लेकिन आज तक पीएमएलएन पीपल्स पार्टी अपना रिकॉर्ड नहीं लेकर आए। लिहाजा उसका अकाउंटेबिलिटी चेयरमैन की तैनाती के साथ या उसको रिलेट करना जो है वो अच्छी एग्जांपल नहीं है। मलिक अहमद खान साहब, आपका इस पे टेक मुझे लेना है, क्योंकि आपका ऑपोजिशन का एक एतराज़ ये भी होता है कि इस वक्त जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को हुकूमत ने हेड ऑन लिया हुआ है, वो इसलिए भी उनको अंडर प्रेशर करना है क्योंकि ये जो केस चल रहा है वज़ीर आज़म का, वहाँ पर प्रोहिबिटेड फंडिंग का, नॉट फॉरेन फंडिंग का। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पहला आर्गूमेंट भी वाइड है कि जब तक कोई कन्विक्शन ना हो वो आपको बार नहीं करती, कानून ये कहता है। और अगर आप इस बुनियाद पे कि आपको ये कोई वही नाजिल होती है कि आपको पता है कि इसमें ज़रूर सज़ा हो जाएगी, तो इसलिए इनसे मुशावरत नहीं की जा सकती। तो इसी बुनियाद पे जो ये केसेस हैं जो जिनका आप जिक्र कर रही हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग के, तो उसमें इल्ज़ाम बड़ा वाज़े और दो टोक है। इल्ज़ाम ये है क्योंकि इमरान खान साहब के कोई नॉन सोर्स ऑफ इनकम यानी ज़राए आमदन है नहीं, तो वो अगर उनके जब ज़राए आमदन नहीं है तो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो पार्टी के नाम पे फ़ंड देते हैं और उसको फिर वो मिस यूज़ करते हैं। इसी किस्म के उनके ऊपर और एलिगेशंस भी हैं पब्लिक फ़ंड को लेने की, जो कि जिसको टैक्स पेयर की मनी के साथ अगर आप इक्वेट करें और अगर आप ये देखें कि टैक्स पेयर का वो पैसा जो डोनेशन में आता है, तो वो तो किसी भी तरह के इल्ज़ाम की संगीन तरीन नोयत है। यानी आप चंदे और खैरात के पैसों को लेकर मिस यूज़ कर लें या पार्टी के फंड के पैसों को लेकर मिस यूज़ करें, तो इल्ज़ामात की नोयत वैसी है जैसी इनके ऊपर है। ठीक है मलिक साहब, ज़रा मुझे एक वन लाइनर दीजिएगा कि अगर चेयरमैन नैब की तकर्री या उनकी एक्सटेंशन एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए की जाती है तो अपोजिशन का रिएक्शन उस सूरत में क्या होगा? ये जी एक दिन भी सस्टेन नहीं कर सकेगी। इसके ऊपर लॉ ऑफ लैंड बड़ा क्लियर है। ये किसी नादिर शाही हुक्म के तहत और किसी की ख्वाहिश के ताबे नहीं हो सकते। इट विल बी स्ट्रक डाउन इन द कोर्ट्स इन वन मिनट। इस पे सुप्रीम कोर्ट पहले लॉ ले डाउन कर चुकी है। पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बदले नहीं जा सकते। हुकूमत अपनी किस्मत आजमाई करके देख ले, हमें एतराज़ नहीं। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज दिया है फ़ारूक अबीर साहब आपकी हुकूमत को अपोजिशन ने कि आप अपनी तलाज़माई करके देख लें। ये एक दिन भी नहीं रह सकता, तो बेहतर ये है कि थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, मुशावरत कर ले, कंसेंसस डेवलप कर ले।
नादिया, अदालतें भी यही हैं, कानून भी यही हैं, ये कर लें। इस मुल्क के अंदर आईनी अदारों में भी एक्सटेंशन होती रही हैं। इस मुल्क के अंदर जो लीगो हमारे कानूनी अदारे हैं उनके अंदर भी जो है एक्सटेंशन होती रही हैं। और ये बड़े 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 शौक से, इसके अलावा एडहॉक आफ्टर रिटायरमेंट एडहॉक जजेस भी जो हैं वो तैनात होते रहे हैं। तो लिहाजा कोई ऐसी बात नहीं है। और यही चेयरमैन नैब को इन्होंने बड़े शौक से लगाया था उसको। वो कह रहे हैं ना कि चले जी, बहुत सारे अपोजिशन से कहती भी है, फिर दूसरे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्लैकमेल किया जाता है। बट एनीवेज, यहाँ पर मुख्तसर बात हो रही है कि हुकूमती हल्कों में ये बात हो रही है। थैंक यू वेरी मच फ़ारूक हबीब साहब। मलिक साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपोजिशन ने बड़े खुलेआम उसको चाह दिया है कि एक दिन भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे अगर चेयरमैन नैब की जो एक्सटेंशन उन्होंने एक सदारती ऑर्डिनेंस से हुई तो अदालत से वो रुजू करेंगे, अदालत में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।